हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कविताज क्लासेस। तो ठीक है ना, आप लोग घर पे रहे और सुरक्षित रहे, कोरोना से बच रहे। तो चलिए शुरू करते हैं मैजिक को। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री की। ओके, क्लास 11th केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसकी आज बात होगी। ठीक है, तो बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज अंकित कुमार एंड यू आर वाचिंग माय ब्यूटीफुल सा यूट्यूब चैनल कविताज क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं मैजिक को। ठीक है, तो आज बात होगी केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर जो कि है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री के कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट की बात होगी। इज दैट क्लियर? तो आज हम लोग सिर्फ बात करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये क्या होता है केमिकल कॉम्बिनेशन? जब टू एलिमेंट्स, मान लीजिए एक ए है और एक बी है, आपस में कंबाइंड होकर कुछ बनाएंगे। ठीक है, आपस में कंबाइंड होकर कुछ बनाएंगे, तब उसको बोलाता है क्या कि बोलोगे कि केमिकली कंबाइंड हुए हैं। इज दैट क्लियर? तो बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत सारा है, मैटर हो गया, एटम के बारे में हो गया, कंपाउंड, एलिमेंट्स, इन सब के स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन सब के बारे में। तो इन सब पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है ना? तो आप इसको पहले समझिए केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है। आज हम लोग बस इसी की बात करेंगे। ओके, तो केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है? व्हेन एवर टू कंपाउंड combined chemically each other, then a new compound is formed. This is known chemical combination. Is that clear? तो केमिकल कॉम्बिनेशन के कुछ लॉज है, कुछ नहीं बस 5 लॉ है। आज बस उन्हीं 5 की बात होगी, समझे? तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। चूंकि जब आप खुद से लिखोगे ना, खुद से समझ के लिखिएगा। इसको कॉपी करके भी लिख सकते हैं, लेकिन आप जब खुद से लिखेगा वो आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 5 लॉ में जो फर्स्ट लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या होता है इसको एकदम बढ़िया से आप समझिएगा, ध्यान दीजिए। लॉ का मतलब नियम, कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, और मास का मतलब द्रव्यमान। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? द्रव्यमान संरक्षण का नियम या सिद्धांत। तो हम जानेंगे क्या कि आखिर ये संरक्षण का मतलब क्या होता है? कंजर्व, बचा के, मतलब जो खत्म ना हो, कोई भी चीज जो खत्म ना हो वो क्या है? कंजर्व है, संरक्षित है। जैसे अनाजों का ढेर को घर में, गोलघर जो है पटना में, वहां अनाजों का भंडार पहले लगता था, मतलब संरक्षित होता था। ठीक है, तो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? संरक्षण। तो किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन में, एनी केमिकल कॉम्बिनेशन में जो मास होता है, मास वो ऑलवेज कंजर्व रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो चीज रिएक्ट करके कोई नया चीज बनाएंगे, तो इन दोनों के मास का सम और जो प्रोडक्ट बनेगा उसका मास इक्वल रहेगा। ये बताए थे एंटोनी लेवोजियर, जिनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, ये बताए थे एंटोनी लेवोजियर 1789 में। तो 1789 में एंटोनी लेवोजियर जी ने क्या बताया था कि किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट ए है, उसने बी के साथ रिएक्ट किया, केमिकली कंबाइंड किया, और रिएक्शन के फलस्वरूप मान लीजिए बना ए बी। ओके, तो ए का जो मास होगा,
मान लीजिए ए का मास है x ग्राम, बी का मास है y ग्राम, तो और इसका मास होगा x प्लस वाई ग्राम। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इन दोनों का सम और ये दोनों इक्वल होगा। ध्यान दीजिए x प्लस वाई इधर आ जाएगा, x प्लस वाई, और इधर भी x प्लस वाई ग्राम। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि whenever two elements combine, two और more than two भी हो सकता है, combined each other, then the sum of the mass of the reactants means ये वाला जो रिएक्ट किया is equal to the mass of the product. Is that clear? या इसी को दूसरे भाषा में कैसे समझ सकते हैं कि मास को ना तो हम उपजा सकते, मतलब बना नहीं सकते हैं, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मतलब नहीं ना बन सकता है, नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed, it can only converted one form to another form, मतलब एक फॉर्म ऐसे था, इससे इसको इसमें कन्वर्ट किया गया। इज दैट क्लियर? तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, तो इतना हो गया। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, बेसिक्स जो उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप लोग जान जाइएगा तो इसका कॉन्सेप्ट और भी एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। न्यूमेरिकल्स, इक्वेशन, क्वेश्चंस, ये सब बहुत ही मजेदार, मजा आता है। ठीक है, तो चलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे हमारा पहला सवाल। तो क्या कर रहा सवाल, ध्यान समझिएगा। 10 ग्राम ऑफ CaCO3, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का 10 ग्राम को जब हीट करेंगे, ऑन हीटिंग गिव देगा, क्या देगा, 4.4 ग्राम ऑफ CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड देगा 4.4 ग्राम, एंड x ग्राम ऑफ CaO, और CaO कितना देगा, x ग्राम। तो कैलकुलेट द मास ऑफ CaO, मतलब CaO का हमको मास निकालना है, जो x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहता है कि मास ऑफ reactants is equal to mass of product। ओके, ये क्या कहता है, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है, यहाँ पर मास है कि CaCO3 को हीट किया गया, तो ये बना CaO प्लस CO2। यहाँ पे इसका हमको दिया हुआ है 10 ग्राम, तो ये 10 ग्राम है, ये नहीं पता, इसका x ग्राम मान लिया गया। ओके, और ये दिया हुआ 4.4 ग्राम। तो क्या ये 10 है, तो मतलब इन दोनों का सम भी 10 आना चाहिए, यानी कि इन दोनों को जोड़कर 10 के बराबर, दैट इज x प्लस 4.4 इज इक्वल टू 10 ग्राम। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 माइनस 4.4 ग्राम, दैट इज 10 चढ़ गया 6 और 9 में से 4 गया 5, 4.6 ग्राम। कोई दिक्कत? आई थिंक आई वॉज रॉन्ग, 5.6 ग्राम। इज दैट क्लियर? तो ये था हमारा केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो इतना ग्राम आ जाएगा CaO। बहुत ही आसानी से आप लोग किसी भी सवाल को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे सेकेंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो वो क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनिट प्रोपोर्शन। ये क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ये कहता है क्या, पहली बात इसको दिया गया था जोसेफ प्राउस्ट द्वारा 1799 में, उन्होंने 1799 में ये लॉ दिया था। ये लॉ क्या होता है, एक केमिकल कंपाउंड हमेशा ऑलवेज कंटेन्स, मतलब रखता है क्या, एग्जैक्टली द सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय मास, मतलब अपने द्रव्यमान का सेम प्रपोर्शन, मतलब अगर कोई केमिकल कंपाउंड है ना, तो उसका जो रेशियो होगा ना दोनों, जैसे मान लीजिए मैंने लिया H2O, ठीक है, H2
O। तो यहाँ पे होता है क्या, H2O 1:8, ये तो सब जानते होंगे, 1:8 होता है ना। तो इसका जो रेशियो मतलब हाइड्रोजन का 1 पार्ट, ऑक्सीजन का 8 पार्ट, हाइड्रोजन का 1 पार्ट लेंगे और ऑक्सीजन का 8 पार्ट लेंगे, ठीक है ना। तो ये रेशियो ऑलवेज वैलिड है। कब, चाहे आप समुद्र का पानी लो तो भी यही रेशियो में मिलेगा आपको, नदी का पानी लो तो भी इसी रेशियो में मिलेगा, आप तालाब का पानी लो तो भी इसी रेशियो में मिलेगा। मतलब अगर कोई कंपाउंड है ना तो हमेशा हमेशा उसका जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स होगा ना उसमें प्रेजेंट, उन सब का रेशियो ऑलवेज एग्जैक्ट सेम प्रोपोर्शन, मतलब हमेशा सेम होगा। जैसे आप CO2 ले लो, CO2, तो ये होता है 3:8 के रेशियो में, 3:8 के रेशियो में। आप कैसे ये भी इसको समझ सकते हो कैसे होता है ये। कार्बन का कितना होता है, मास 3, तो इसका 3, कार्बन का सॉरी 1 मिनट, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का क्या कितना होता है 16, चूंकि 2 है तो 32 हो जाएगा, 32, तो ये कटेगा 3 चौके 12 और 8 चौके 32, तो आ गया 3:8। एनी प्रॉब्लम। हाइड्रोजन में आप लोग को इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है, सब सोचने में लग जाता है कि अरे ये 2 है तो इसका 2 और 16, 2 और इसका 16, तो कट के 1:8 ही तो आएगा भाई, ठीक है ना। इज दैट क्लियर। तो अब बढ़ते हैं आगे, 2 और 16 कटेगा, इसका 2 और ऑक्सीजन का होता है 16, यहाँ पर 2 है ना, तो ये हो जाएगा 2:16 यानी कि 1:8। तो ये था लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनिट प्रोपोर्शन, जिसको दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब पढ़ेंगे इसमें एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, कॉपर ऑक्साइड वॉज प्रिपेयर्ड बाय 2 डिफरेंट मेथड, मतलब कॉपर ऑक्साइड को 2 अलग अलग मेथड से बनाया गया। इन वन केस, एक केस में क्या हुआ कि 1.7 ग्राम ऑफ द मेटल गेव 2.19 ग्राम ऑफ ऑक्साइड। मतलब फर्स्ट केस में हमारा क्या, क्वेश्चन देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन बनाते समय जो जो आपको डाटा गिवन रहेगा उसको एकदम लिखते जाइएगा, इससे क्या होगा क्वेश्चन आप एकदम जल्दी से सोल्व कीजिएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट केस में यहाँ से मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, हाँ यहां से है सॉल्यूशन। ओके, फर्स्ट केस में हमको क्या गिवन है कि मास ऑफ कॉपर हमको दे दिया गया है, मास ऑफ कॉपर कितना दिया गया है, मास ऑफ कॉपर किधर गया, हाँ 1.7 ग्राम, 1.7 ग्राम, और मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड ये भी हमको दे दिया गया क्या, 2.19 ग्राम। ओके, ये फर्स्ट केस में। तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज ऑफ कॉपर निकाल लेते हैं कॉपर ऑक्साइड में। तो परसेंटेज ऑफ कॉपर कितना आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ कॉपर, ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज निकालने का सब बहुत इजी फॉर्मूला होता है क्या, जिसका निकालना है उसको ऊपर रख देंगे, तो मास ऑफ कॉपर ऊपर और टोटल को नीचे, टोटल को नीचे, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 79.9%। ओके, और यहां से हम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन भी निकाल सकते हैं। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा 100 में से इसको माइनस कर देंगे तो 100 माइनस 79.9 यानी कि 10 में से 9 गया 1.02%। तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट केस में कॉपर का मास आया 79.9% और ऑक्सीजन का मास आया 20.1%। मैं ऊपर यहाँ पे लिख देता हूं, फर्स्ट केस में मास ऑफ कॉपर, कॉपर का कितना परसेंट आया, कॉपर मेरा आया 79.9% एंड ऑक्सीजन मेरा आया 20.1%। ओके, अब निकालते हैं सेकेंड केस। ऊपर है सेकेंड केस, देखिएगा मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है, कॉम्प्लेन नहीं पिया, पिला रहे थे लेकिन पीवे नहीं किया था, क्या करें। सेकेंड केस में देखिएगा, सेकेंड केस कॉपर का मास दिया हुआ है कितना, कॉपर का मास दिया हुआ है कितना मेरा सेकेंड केस में, इन सेकेंड केस 1.14 ग्राम, और ये कॉपर ऑक्साइड का दिया गया है कितना, कॉपर ऑक्साइड का दिया हुआ है, टोटल का दिया हुआ है कितना 1.43 ग्राम। तो परसेंटेज ऑफ कॉपर निकाल लेते हैं, परसेंटेज ऑफ कॉपर, परसेंटेज ऑफ कॉपर कितना है
मेरा 1.14 डिवाइडेड बाई 1.43 ग्राम इंटू 100, तो ये हो जाएगा कितना, इसको सोल्व करेंगे तो आप लोग, तो इसका आंसर आ जाएगा 79.7%। और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाल लेते हैं अगर, तो ये आ जाएगा 100 माइनस इतना, यानी कि 20.3%। एक बात याद रखिएगा, क्या ये पॉइंट के बाद डेसिमल ईरर को ना छोड़ दिया जाता है, मतलब लगभग उतना ही माना जाता है। देखिए ना 9 और 7 2 का बस अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पाएंगे क्या कि फर्स्ट केस में भी, ये फर्स्ट केस है मेरा, फर्स्ट केस में कॉपर 79%, एक्सपेरिमेंटल ईरर को नहीं मेंशन करते हैं, और ऑक्सीजन 20%। सेकेंड केस में भी कॉपर 79 और ऑक्सीजन 20%। मतलब ये क्या कर रहा है लास्ट में, शो दैट द डेटा इलिस्ट्रेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो जाहिर सी बात, ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। तो आपको इस तरह से, ये मेरा क्वेश्चन था और इसका ये सॉल्यूशन, तो आपको इस तरह से सवाल सोल्व करने हैं। इससे आपका दोनों, मतलब लॉ ऑफ ये कंजर्वेशन मास का सवाल मैंने पहले करा दिया है, और ये वाला सवाल भी आपका बन जाएगा। तो आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे तीसरे लॉ की, जो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ठीक है, ये क्या है, पहली बात इस लॉ को दिया गया था डाल्टन जी के द्वारा 1803 में। ठीक है, तो ये लॉ क्या कहता है, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर, जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ, फॉर्म टू और मोर देन टू कंपाउंड्स, मतलब दोनों आपस में कंबाइन होकर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे आप लोग देखिएगा क्या, कार्बन और ऑक्सीजन, ओके, ये दोनों कंबाइन होकर CO2 भी बनाता है और CO भी बनाता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है। अब पढ़ते हैं आगे क्या होता है, द मासेज ऑफ one of the elements which combined with the fixed mass of the other bear a simple whole number ratio। मतलब दोनों, मतलब देखिए यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन कंबाइंड हुआ तो एक कार्बन डाइऑक्साइड बना और दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड बना, तो इसमें एक का मास फिक्स रहेगा, ये बात आप लोग तय रखिएगा। तो यहाँ पर कार्बन का मास क्या है, फिक्स है, और दूसरे का मास, द मासेज ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट्स विच कंबाइंड विद द फिक्स मास, मतलब दूसरा जो फिक्स के साथ कंबाइन करेगा, तो कंबाइन कौन किया, ऑक्सीजन, तो इसका, इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो होगा वो सिंपल होल नंबर में आएगा, मतलब होल नंबर में उसको आना है। यहाँ पे देखिए मैं इसको एक एग्जांपल के तौर पर लेता हूँ। ठीक है, CO2 को अगर देखें, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर इसका मास कितना, 12 पार्ट कार्बन का, यहाँ पर 12 पार्ट कार्बन है, और ये कितना पार्ट है, ये हमारा 16 दूना 32 पार्ट ऑक्सीजन है। अगर CO को देखें तो यहाँ पर 12 पार्ट कार्बन और 16 पार्ट ऑक्सीजन। तो ध्यान दीजिए, कार्बन 12 ग्राम, यहाँ ये और ये दोनों फिक्स है, मतलब इसका और इसका रेशियो जब निकालेंगे तो क्या आना चाहिए, रेशियो आना चाहिए सिंपल होल नंबर में। ठीक है, इसका और इसका रेशियो आना चाहिए सिंपल होल नंबर में। तो अगर इसका और इसका रेशियो निकाला जाए तो उसका 16 पार्ट और इसका 32 पार्ट, मतलब आ जाएगा 1:2। तो ये दोनों बहुत ही सिंपल होल नंबर है ना, ये दूसरा होल नंबर और ये तीसरा होल नंबर। ठीक है, तो सिंपल होल नंबर रेशियो में हमेशा इसका वैल्यू आएगा। ये था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे फिनिश होने जा रहा है, चूंकि 3 लॉ हो चुके हैं, ये तीनों आप अच्छे से समझिएगा, तो अगले वीडियो में बाकी 2 बचे लॉ का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन आप इसको करिए, अगर आप इसको कर पाते हैं तो समझिएगा कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका है, और अगर बाय द वे आपसे नहीं हो पाता है तो आप दोबारा से वीडियो देखिए, कॉन्सेप्ट समझिए, बुक्स पढ़िए और फिर क्वेश्चन को बनाइए, क्वेश्चन फिर अच्छे से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, अगले वीडियो में बाकी दोनों लॉ को बता दिया जाएगा। पढ़ाई करते रहे, ऑल द बेस्ट।